नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटरराइड्स में। मेरा नाम है अमित और यह है रॉयल एनफील्ड की हंटर 350, एक नई रोडस्टर, ज़्यादा स्पोर्टी, ज़्यादा एजाइल मोटरसाइकिल। हम लोग हैं बैंकॉक, थाईलैंड में और यहाँ पर इस मोटरसाइकिल के बारे में हम लोग पहले आपको काफ़ी कुछ बता चुके हैं। आपने शायद पहले इसका एक वॉक अराउंड वीडियो देखा होगा, लेकिन आज मैं इस रिव्यू की शुरुआत करूँगा इसके राइड एक्सपीरियंस से, इसके परफॉर्मेंस से, बिकॉज वो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। इसके स्पेक्स जो हैं, इसका जो इंजन है, शैसी के भी काफ़ी सारे कंपोनेंट्स जो हैं, वो जो दूसरी दो मोटरसाइकिल्स हैं जे सीरीज़ इंजन के साथ, जिनका नाम है मीटियोर और क्लासिक 350, उसमें आप पहले देख चुके हैं। तो यहाँ पर क्या अलग है, हम उसके साथ शुरू करेंगे और परफॉर्मेंस में आपको क्या बदलाव नज़र आएंगे कंपेयर टू दी अदर टू मोटरसाइकिल्स, उस बारे में बात करेंगे। अब इस गाड़ी का परफॉर्मेंस समझने से पहले हमें ये समझना जरूरी है कि ये मोटरसाइकिल क्या है और बाकी दोनों मोटरसाइकिल से अलग कैसे है। अब देखिए, ये जो इंजन है यहाँ पर, ये इंजन बेसिकली सेम है, इंजन का ब्लॉक सेम है, ये एक लॉन्ग स्ट्रोक इंजन है, सब कुछ सेम है, लेकिन यहाँ पर फ्यूलिंग ज़रा अलग है और यहाँ पर इग्निशन भी अलग है। और वो इसलिए अलग किया गया है ताकि ये ज़्यादा रिस्पॉन्सिव यूनिट बन के सामने आ सके। आपने मीटियोर और क्लासिक में भी वो फ़र्क देखा होगा। मीटियोर एक ज़्यादा रिस्पॉन्सिव बाइक थी, क्लासिक ज़्यादा लेड बैक थी, और इन तीनों मोटरसाइकिल्स में ये जो इंजन है ये इस तरह से ट्यून किया गया है कि ये सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिव, सबसे ज़्यादा रेव हैप्पी है और अपनी लिमिट तक जाने में बिल्कुल भी हिचकिचाता नहीं है। लेकिन परफॉर्मेंस सेम है। 20.2 bhp की पावर 6100 rpm पर, और पीक टॉर्क जो है 27 न्यूटन मीटर्स की है 4000 rpm पर। तो इंजन सेम है, लेकिन यहाँ पर इसकी ट्यूनिंग कुछ अलग की गई है। तो ये एक पार्ट जो है ये अलग है। अब इसके अलावा ये एक ज़्यादा स्पोर्टी मोटरसाइकिल है, यानी कि क्लासिक की तरह एक क्लासिक टेम्पलेट के ऊपर नहीं है, एक फीट फॉरवर्ड मीटियोर का जैसा क्रूज़र नहीं है। ये एक ज़्यादा स्पोर्टी मोटरसाइकिल है, एक रोडस्टर फॉर्मेट में है, यानी कि ये एक ज़्यादा एजाइल मोटरसाइकिल बनने की कोशिश करती है। इसे आप कॉर्नर्स पर इजीली गिरा करके उठा सकते हैं, आप इसे ज़्यादा अच्छे से फ्लिक कर सकते हैं। तो वो बदलाव जो है वो आया है यहाँ से। अब अगर आप रेक एंगल देखेंगे, यानी कि ये जो शार्पनेस है इस एंगल की, जो आपका फोक है एज़ कम्पेयर टू द वर्टिकल लाइन, अगर आप मीटियोर का रेक एंगल देखेंगे तो 26.8 डिग्रीज था, उसे ज़रा कम करके 26 डिग्री किया गया क्लासिक पर। यहाँ पर और भी कम है, 25 डिग्रीज है, यानी कि ये मोटरसाइकिल ज़्यादा शार्प है, ज़्यादा एजाइल है। इसके अलावा एक और जो बड़ा चेंज यहाँ पर किया गया है वो एक विजुअल इफेक्ट को प्राप्त करने के लिए किया गया है। आपने देखा होगा क्लासिक और मीटियोर दोनों ही बड़ी मोटरसाइकिल्स लगती हैं, लेकिन चूंकि ये रोडस्टर है, ज़्यादा एक्सेसिबल इसे दिखाने की कोशिश करी गई है। इसके लिए ये जो फ्रेम है, इस फ्रेम को भी ज़्यादा कॉम्पैक्ट बनाया गया है, और ये जो पार्ट है, पिछला पार्ट जो है यहाँ पर, इसे ज़रा शॉर्ट किया गया है ताकि ये मोटरसाइकिल ज़रा कॉम्पैक्ट हो जाए और एक ज़्यादा एक्सेसिबल मोटरसाइकिल बन के सामने आए। अब चूंकि इसे एक ज़्यादा स्पोर्टी मोटरसाइकिल बन के सामने आना है, तो कुछ और भी चीज़ें ज़रूरी हैं, और उस पूरी इक्वेशन का एक बड़ा पार्ट है सस्पेंशन। अब देखने में ये सस्पेंशन आपको भले ही सेम लगे, और इसका स्पेसिफिकेशन भी देखने में आपको, अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो सेम है। 41 डाया ट्विन फोक सस्पेंशन सामने है, 6 स्टेप एडजस्टेबल डुअल शॉक एब्जॉर्बर्स पीछे हैं, लेकिन ये सस्पेंशन सेटअप भी पूरी तरह से नया है। यहाँ पर बहुत बड़ा ओवरहॉल किया गया है। स्प्रिंग रेटिंग्स जो हैं ये ज़्यादा स्टिफ हैं, और जो डैम्पिंग फोर्स है वो भी ज़रा ज़्यादा है, क्योंकि इसे एक ज़्यादा अच्छा हैंडलर बनना था। तो ये जो सारी चीज़ें हैं आपको पहले समझनी होंगी, और अब हम लोग परफॉर्मेंस के ऊपर जाते हैं। अब ये जो इंजन है ये क्लियरली ज़्यादा इंटेंट है, ज़्यादा रेव हैप्पी है। ऑल्दो टॉप स्पीड जो है, ट्रू टॉप स्पीड वो 114 किलोमीटर्स पर आवर की है, और वहाँ पर ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन जिस तरीके से ये इंजन रेव करता है, डेफिनेटली यहाँ पर वेट भी ज़रा कम है। अगर आप इसे कंपेयर करें क्लासिक 350 के साथ, तो वहाँ से यहाँ 14 kgs वेट कम है। यहाँ पर 181 kgs का कर्व वेट है, वहाँ पर आपको 195 kgs का कर्व वेट मिलता है। अगर आप इस मेट्रो वर्जन के अलावा रेट्रो को देखें तो वहाँ पर 178 kgs का वेट है, जो कि 17 kgs कम है। तो उसका फ़र्क भी यहाँ पर आपको महसूस होता है। ये वेट प्राइमरीली जो एक शॉर्टर शैसी है, यहाँ पर ज़्यादा जो प्लास्टिक कॉम्पोनेंट्स यूज़ किए गए हैं, उसके अलावा सीट का जो फॉर्मेशन है, ये जो फेंडर्स हैं यहाँ पर मेटल यूज़ नहीं किया गया है, इन सब चीज़ों के कारण जो वेट है ये कम है। तो इन सभी चीज़ों के कारण ये जो मोटरसाइकिल है ये एक ज़्यादा इंटेंट मोटरसाइकिल बन के सामने आती है, और तीनों मोटरसाइकिल्स में ये सबसे ज़्यादा क्विक एक्सेलरेट करती है। इंजन वही है जो हमने पहले देखा था, काउंटर बैलेंसर यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ पर आपको किसी तरह के कोई वाइब्स नहीं आते हैं, इवन टॉप ऑफ द रेव रेंज में आपको वाइब्स किसी तरह के महसूस नहीं होते हैं। तो इंजन का बेसिक कैरेक्टर सेम है, लेकिन ये ज़्यादा तेज़ी से रेव करता है। अब यहाँ पर ये शैसी जो है ये काफ़ी ज़्यादा केपेबल है। यहाँ पर बदलाव जो किए गए हैं उसने इस शैसी को एक ज़्यादा एजाइल शैसी बना दिया है, और ये जो है एक तरह से एक डाइकोटॉमी है, एक तरह की आयरनी है, बिकॉज ये जो शैसी है अब इस इंजन से ज़्यादा श्रेष्ठ है। और जब आप इस मोटरसाइकिल को चलाते हैं तो ये आपको प्रेरित करती है कि आप इसे ज़्यादा फास्ट चलाएं।
ऑफ द ब्लॉक ज़्यादा तेज़ी से निकलें। और जनरली आप रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल्स को, जिसे हम कहते हैं रेड लाइट जीपीज, जहाँ पर आप एक ट्रैफिक सिग्नल पर सभी लोगों के साथ खड़े होते हैं और सबसे आगे निकलने की कोशिश करते हैं, रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल्स को आप इस तरह के एक स्पोर्टी बिहेवियर के साथ जनरली एसोसिएट नहीं करते हैं। लेकिन इस मोटरसाइकिल के साथ जब हम रात को बैंकॉक की गलियों से गुजर रहे थे तो सभी लोगों का ये दिल कर रहा था कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ चलाया जाए। ब्रेकिंग भी इसकी बहुत अच्छी है, एक्सेलरेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और अब जब उस मोड में होते हैं तब आपको ये समझ में आता है कि ये जो इंजन है ये एक टॉर्की इंजन है, लॉन्ग स्ट्रोक इंजन है, बहुत ज़्यादा स्पोर्टी इंजन नहीं है। और तब आपको ऐसा लगता है कि जो शैसी है इसने ओवर पावर कर दिया है इंजन को। अगर आप तीनों मोटरसाइकिल्स को देखें तो उसमें मेरे ख्याल से ये सर्वश्रेष्ठ मोटरसाइकिल है इन टर्म्स ऑफ इट्स कैपेबिलिटी, जो ये सब कुछ कर सकती है। लेकिन ये जो शैसी है ये डिमांड करता है कि इसमें और ज़्यादा स्पोर्टीनेस हो, स्पेशली जब आप ऑफ द ब्लॉक जाते हैं। तो इनिशियली आपको ऐसा लगता है कि ये मोटरसाइकिल और ज़्यादा तेज़ी से रेव करके ज़्यादा तेज़ी से एक्सेलरेट कर सकती थी। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है ये एक्चुअली एक प्रॉब्लम नहीं है, ये एक इम्प्रूवमेंट है पुराने शैसी के ऊपर। और ये जो चीज़ है ये आपको तभी महसूस होगी जब आप इसे बहुत ज़्यादा तेज़ी से सिटी के थ्रू चलाने की कोशिश करेंगे। अब जो स्पॉटी कैरेक्टर है उसे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करता है इसका नया राइडिंग स्टाइल। और जहां मीटियोर का राइडिंग पोस्चर फीट फॉरवर्ड है और क्लासिक का कहीं ना कहीं बीच में है, इसका जो राइडिंग पोस्चर है ये स्लाइटली रियर सेट है। साथ ही यहाँ पर जो हैंडल बार है ये भी काफ़ी फ्लैट है और आपके हाथ इवन क्लासिक से ज़्यादा वेट लेते हैं। सीट भी बहुत ही खूबसूरती से डिज़ाइन करी गई है। यहाँ पर 790 mm की सीट हाइट है। मेरी हाइट है लगभग 5 फुट 10 इंच और आपकी हाइट अगर 5 फुट 5 इंच या 5 फुट 6 इंच भी है तो आपको किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं एक बेंड के साथ अपने हील्स ज़मीन में गड़ा पा रहा हूँ। सीट की कॉन्टूरिंग भी बहुत अच्छे से की गई है और ये नैरो टैंक जो है ये क्लासिक की तरह वाइड नहीं है, यानी कि आपका जो क्रॉच जिसे हम कहते हैं उसे आप इस तरह से स्क्वीज़ कर सकते हैं जिससे कि शॉर्टर राइडर्स को भी अपने पैर नीचे प्लांट करने में ईजी होता है। इन सब चीज़ों के कारण और कम वेट के कारण इसे मनूवर करना काफ़ी आसान है। एक और जो चीज़ आप नोटिस करेंगे वो यही, क्लासिक में जब आप गाड़ी को मनूवर करते हैं तो आपके शिन्स जो हैं उसकी टेंडेंसी होती है सामने जो फुटपैग्स हैं उनके साथ फाउल होने की। यहाँ पर वैसा कुछ भी नहीं है और इसे मनूवर करना ज़्यादा आसान है। ये ज़्यादा लाइटर भी है, तो अगर आप इसे टाइट स्पेसेस में मैनुअली मनूवर कर रहे हैं तो ये एक ज़्यादा अच्छी मोटरसाइकिल बन के सामने आती है। इसका एक और प्रभाव जो है वो ये है कि ये दिखने में छोटी है, लाइटर है। लेडीज़ के लिए, जो महिलाएं हैं आप लोगों में से या फिर जिनका कद काठी छोटा है, बहुत ज़्यादा हेवीली बिल्ट राइडर्स नहीं है, उन लोगों को ये मोटरसाइकिल ज़्यादा रास आएगी। और उस लिहाज से ये मोटरसाइकिल सिटी के लिए तो ज़्यादा अच्छी है ही, एक ज़्यादा स्पोर्टी राइड भी है। और फॉर समवन लाइक मी जिसको वेट डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा लगता है बैक पर, लेग्स पर और आर्म्स पर, ताकि आप लॉन्ग डिस्टेंस चल सकें, ये मोटरसाइकिल जो है ये सिटी के साथ साथ हाईवे पर भी एक काफ़ी अच्छी मोटरसाइकिल बन के सामने आएगी। इसमें एक चीज़ ये है कि यहाँ पर आपको विंड प्रोटेक्शन बिल्कुल नहीं है। अगर यहाँ पर विंड स्क्रीन होती या फिर अगर ऑप्शन है तो ज़्यादा बेहतर रहेगा हाईवे पर। अदरवाइज़ ओवर 100 आपको ज़रा विंड ब्लास्ट महसूस होगा। चलिए बात कर लेते हैं इस मोटरसाइकिल के एग्जैक्ट परफॉर्मेंस की। तो ट्रैक्टेबिलिटी के मामले में हमने हमेशा देखा है कि जो ये 350 सीसी इंजन है बड़ा ही ज़बरदस्त है। और यहाँ पर मेरे ख्याल से ये इंजन तीनों मोटरसाइकिल में, आप शायद मानेंगे नहीं क्योंकि क्लासिक 350 जो है वो एक ज़्यादा लेड बैक लेज़ी मोटरसाइकिल है, वहाँ पर ज़्यादा ट्रैक्टेबिलिटी होनी चाहिए। लेकिन मेरे टेस्ट के मुताबिक ये मोटरसाइकिल तीनों मोटरसाइकिल्स में सबसे ज़्यादा ट्रैक्टेबल भी है। और फर्स्ट और सेकंड गियर में तो इनफैक्ट ये सब 10 किलोमीटर्स पर आवर पे जाती है। फर्स्ट गियर में आप इसे 5 किलोमीटर्स पर आवर पर चला सकते हैं, सेकंड गियर में सब 10, थर्ड गियर में 15 के आसपास, और ये मोटरसाइकिल फिफ्थ गियर में सब 25 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड्स करती है। फोर्थ गियर में भी इसे आप 20 के आसपास चला सकते हैं, यानी कि ट्रैक्टेबिलिटी इसकी बहुत ही ज़बरदस्त है। ये एक ज़रूरी बात है जो आपको ध्यान में रखनी है। मैंने गियर स्पीड्स इसकी चेक करी और मीटियोर के साथ इसकी जो गियरिंग है कंप्लीटली मैच करती है। यहाँ पर जो गियरिंग है इसे चेंज नहीं किया गया है। रियर व्हील जो साइज़ है वो मीटियोर जैसा ही है, इसीलिए यहाँ पर जो एग्जैक्ट स्पीड्स हैं वो सेम है। तो पहले गियर में आप लगभग 50 किलोमीटर्स पर आवर तक पहुंचते हैं, सेकंड गियर में 75 किलोमीटर्स पर आवर, थर्ड गियर में 99 किलोमीटर्स पर आवर, फोर्थ गियर में आपको टॉप स्पीड मिलती है जो कि है स्पीडो इंडिकेटेड अबाउट 122 किलोमीटर्स पर आवर। फिफ्थ गियर जो है ये ओवर ड्राइव है, वहाँ पर आप टॉप स्पीड अचीव नहीं कर पाएंगे। जब आप स्पीडो पे 122 देखते हैं फोर्थ गियर में, तो रियल स्पीड 115 के आसपास होती है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसका परफॉर्मेंस जो है वो अगर आप गियरिंग के हिसाब से देखें, क्योंकि रियर जो व्हील है वो 17 इंचर है मीटियोर के जैसा, तो मीटियोर से ज़्यादा मिलता जुलता है इसका परफॉर्मेंस। क्लासिक का टॉप स्पीड ज़रा यहाँ से ज़्यादा होगा, लेकिन एक्सेलरेशन यहाँ पर तीनों में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपको मिलेगा। इस सब के अलावा
अगर आप क्रूजिंग स्पीड्स की बात करें तो ये 100 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड कंफर्टेबली मैनेज कर सकती है, तो एक बहुत अच्छी बात है। 100 की स्पीड एक काफ़ी मैनेजेबल स्पीड होती है इंडिया में, तो ये स्पीड आप यहाँ पर बिना मोटरसाइकिल को किसी तरह का कष्ट दिए ईजिली मेंटेन कर सकते हैं। अगर आप बात करें कि ये कहाँ पे जाके परेशान होनी शुरू होती है, तो मेरे ख्याल से इंजन जो है वो कहीं पर भी स्ट्रेस्ड आउट नहीं लगता है, एक्सेप्ट जब लिमिटर आना शुरू होता है उसके आसपास शायद आपको ऐसा लगेगा कि थोड़ा सा स्ट्रेस्ड है, बट वाइब फ्री इंजन है, टोटली वाइब फ्री। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप एग्जॉस्ट को देखेंगे तो एक तभी छोटा एग्जॉस्ट यहाँ पर दिया गया है, और यहाँ पर कैट कॉन जो है उसको ज़्यादा एक कॉम्पैक्ट एरिया में पैक किया गया है, इसके कारण ज़रा हीट एमिनेशन इस एरिया से ज़रा ज़्यादा होता है। लेकिन ये मेरे ख्याल से किसी तरह की कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये गाड़ी हीटअप नहीं होती है। और ये जो नया सेटअप है इसके कारण इसकी लीन एंगल भी ज़्यादा बेहतर है। ऑल्दो कल हमने इसे एक गो कार्ट ट्रैक पर चलाया, और जहाँ मैंने इसे ज़्यादा लीन करने की कोशिश करी वहाँ पर ये फुटपैक जो है इसे टार में घुसा देना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो ये एग्जैक्टली एक बहुत ज़्यादा हाईली स्पोर्टी मोटरसाइकिल नहीं है, लेकिन बाकी दोनों मोटरसाइकिल से आप कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली ये कॉर्नर कार्विंग में सर्वश्रेष्ठ मोटरसाइकिल है। सस्पेंशन सेटअप यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं, मैंने आपको जैसे पहले बताया यहाँ पर स्प्रिंग रेटिंग्स अलग हैं, और ऑल्दो यहाँ पर अगर मैं इसे कंपेयर करूँ बाकी दोनों मोटरसाइकिल के साथ में तो सस्पेंशन जो है ज़रा ज़्यादा फर्म साइड पर है, लेकिन इसे बहुत ही खूबसूरती से सेटअप किया गया है। और अगर आप मीडियम टू फास्ट स्पीड्स पर जा रहे हैं तो जिस तरीके से ये गाड़ी अपनी पॉइज मेंटेन करती है वो वाकई में काबिल तारीफ़ है। जैसा मैंने आपको पहले भी कहा, इसका जो शैसी और सस्पेंशन सेटअप है वो बहुत ब्यूटीफुल है, और इससे एक ज़्यादा पावरफुल इंजन को भी ईजिली अकोमोडेट कर सकता था। तो वहाँ पर ये जो इंजन है इसकी एक लिमिटेशन है, और ये जो शैसी है मुझे बहुत पसंद आया। और हैंडलिंग के डिपार्टमेंट में प्योरली फ्रॉम आरई स्टैंडर्ड्स, आरई को आप जैसा पहले देखते आए हैं उस लिहाज से ये एक बड़ा इंप्रूवमेंट है। और अगर आपको कॉर्नर कार्विंग का शौक़ है और आपको एक आरई चाहिए तो तीनों मोटरसाइकिल्स में ये मोटरसाइकिल मेरी चॉइस रहेगी। इस बारे में मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूँ कि यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस ज़रा कम है, और अबाउट 150.5 mm के ग्राउंड क्लियरेंस के साथ यहाँ पर लगभग 15 mm आपको क्लासिक से कम ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। लेकिन हैविंग सेड दैट, आप में से बहुत सारे लोग ये भी जानना चाहते होंगे कि क्या आप इस मोटरसाइकिल से ऑफ रोडिंग कर सकते हैं। अब ये ऑब्वियसली एक ऑफ रोडर नहीं है, बट थोड़ी बहुत सॉफ्ट रोडिंग आप से कर सकते हैं। अगर आपको लद्दाख वगैरह जाना है तो आप इस मोटरसाइकिल पर जा सकते हैं। हैविंग सेड दैट, फ्लैट हैंडल बार है, रियर सेट फुट पैग्स हैं, लेकिन आप तो भी जो पैग्स हैं ये कुछ हद तक राइड कर सकते हैं। अगर यहाँ पर राइजर्स होते तो ज़्यादा बेहतर होता, जब आप स्ट्रैडल करते हैं तो थोड़ा आपको झुकना पड़ता है। लेकिन फॉर मोस्ट पार्ट अगर आप हार्डकोर ऑफ रोडिंग के बारे में नहीं सोच रहे हैं तो थोड़ी बहुत सॉफ्ट रोडिंग ये मोटरसाइकिल कर सकती है। ऑफकोर्स दिस इज़ नॉट एन एडवेंचर बाइक, तो इसकी लिमिटेशन है, लेकिन आप इसे लेकर के लद्दाख जा सकते हैं। ये काफ़ी सारे लोगों का सवाल रहता है, तो उसका जवाब मैंने सोचा कि पहले दे दूँ। अब बात आती है फ्यूल एफिशिएंसी की, तो वो भी एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पर ये मोटरसाइकिल अपने जो पीयर्स हैं उनसे बेहतर करेगी, क्योंकि यहाँ पर वेट ज़रा कम है और ट्यूनिंग भी कुछ अलग है। ये जो इंजन है इसके साथ जो स्टैंडर्ड नंबर जो हमको रॉयल एनफील्ड ने दिया है वो 36.5 kmpl, और मेरे ख्याल से अगर आप इसे आराम से हाईवे पे चला रहे हैं तो 40 kmpl की फ्यूल एफिशिएंसी आप आराम से प्राप्त कर पाएंगे। अगर आप सिटी में चला रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा स्टॉप स्टार्ट ट्रैफिक है, तो 30-32 kmpl की फ्यूल एफिशिएंसी आपको मिलेगी। एवरेज एफिशिएंसी आप 35-36 यहाँ पर मान के चल सकते हैं। चलिए, ये बात हुई इसके परफॉर्मेंस की, और डेफिनेटली ऑफ द 3 मोटरसाइकिल्स इसका परफॉर्मेंस जो है वो आप राइड हैंडलिंग देख लीजिए या फिर आउटराइड एक्सेलरेशन देख लीजिए, तीनों ही मोटरसाइकिल्स में ये मेरे ख्याल से बेस्ट है। मीटियोर मुझे कभी पसंद नहीं आई, बिकॉज मेरे को फीट फॉरवर्ड राइडिंग पोजीशन अनकंफर्टेबल लगता है, सारा प्रेशर आपके बैक पे आता है। लेकिन इन दोनों में मेरे ख्याल से अगर आप क्लासिक को देखें तो क्लासिक एक काफ़ी बैलेंस्ड मोटरसाइकिल है। आपको एक मैचो लुक चाहिए, एक ज़्यादा बड़ी मोटरसाइकिल चाहिए, तो आप क्लासिक के साथ भी जा सकते हैं, वो भी एक काफ़ी अच्छी मोटरसाइकिल है, काफ़ी बैलेंस्ड है। लेकिन ये तीनों में सबसे कैपेबल मोटरसाइकिल है, लाइट वेट भी है। तो अगर आपको गाड़ी तेज़ चलाना पसंद है तो मेरे ख्याल से ये शैसी, सस्पेंशन सेटअप और ये ओवरऑल ज्योमेट्री जो है ये आपको सबसे ज़्यादा सूट करेगी। तो दोस्तों, ये बात हो गई परफॉर्मेंस की। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर चेंजेस क्या क्या हैं, और चेंजेस जो हैं कुछ मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। सस्पेंशन सेटअप यहाँ पे अलग है, ब्रेक्स सिमिलर हैं, 300 mm फ्रंट और 270 mm रियर। सामने ट्विन पॉट कैलिपर है, पीछे सिंगल पॉट कैलिपर है, डुअल चैनल ABS यहाँ पर आपको मिलता है। आप अगर रेट्रो बाइक के साथ जाएंगे तो पीछे ड्रम ब्रेक मिलेगा, ये आपको सिर्फ मेट्रो में मिलता है, डुअल चैनल ABS। इसके अलावा यहाँ पर ये फेंडर, ये प्लास्टिक है, प्लास्टिक का उपयोग यहाँ पर ज़्यादा हुआ है। सामने हेडलाइट जो आप देख रहे हैं
ये हैलोजन है, तो यहाँ पर किसी भी तरह का कोई एलईडी एलिमेंट नहीं है। जनरली हम लोग रात को इस तरह के मीडिया राइड्स में मोटरसाइकिल्स नहीं चला पाते हैं। कल हमें इसका रात में परफॉर्मेंस देखने का भी मौका मिला और इसका परफॉर्मेंस जस्ट अबाउट एडिक्वेट है, अच्छा है। अगर बरसात हो रही है तो इसका एडवांटेज आपको ये मिलेगा कि वाइट लाइट की तरह आपको जो सफ़ेद लाइट धुल सी जाती है वैसा नहीं होता है। इसका परफॉर्मेंस बारिश में विद अ शीन ऑन द रोड आपको बेटर मिलेगा, बट अदरवाइज बहुत ज़्यादा मेंशनेबल परफॉर्मेंस नहीं है, एवरेज परफॉर्मेंस है। ब्लिंकर्स सामने दोनों बल्ब्स हैं, यहाँ पर गेटर्स लगे हुए आप देख रहे होंगे। ये जो अलॉयज़ हैं यहाँ पर, ये सामने और पीछे दोनों तरफ 17 इंचेस हैं। अच्छा, परफॉर्मेंस से रिलेटेड एक और बात, सामने 110 सेक्शन, पीछे 140 सेक्शन, वाइडर व्हील्स। ये व्हील्स जो है ये मीटियर से आगे और पीछे दोनों तरफ ज़्यादा वाइड है, यानी कि कॉन्टैक्ट पैच जो है टायर्स का ये ज़्यादा अच्छा है। ड्राई कंडीशंस में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। ऑल्दो अगर आप एकदम एक्सट्रीम पे जा रहे हैं, जैसे कि कल हम लोग गो कार्ट ट्रैक पर जब इसे लिटा करके कॉर्नर से पावर आउट करने की कोशिश कर रहे थे, ऐसे सिनेरियोज़ में कभी कभी टायर स्लिप होता है। ऑल्सो थाईलैंड की सड़कें जो हैं काफ़ी वेल मेंटेन्ड हैं, एक ग्लासी सरफेस है, और वहाँ पर अगर आप रियर ब्रेक को ज़्यादा ज़ोर से प्रेस करते हैं तो देयर इज़ अ चांस कि आप स्लिप करें। एक्सट्रीम परफॉर्मेंस टायर्स नहीं है, लेकिन जिस तरह के काम के लिए बने हैं अपना काम काफ़ी बखूबी से करते हैं, और बाकी जो दोनों मोटरसाइकिल्स हैं उससे ज़्यादा बेहतर टायर्स हैं फॉर रोड परफॉर्मेंस। अलॉयज़ जो हैं आगे और पीछे दोनों तरफ 17 इंचेस हैं, और यहाँ पर ये रिफ्लेक्टर आपको नज़र आ रहा होगा। पीछे जो 140 सेक्शन टायर है ये रिप्लेस हो जाता है 120 सेक्शन टायर से अगर आप जा रहे हैं रेट्रो वेरिएंट के साथ। वहाँ पर टायर साइज़ ज़रा पतला है। सामने भी 100 सेक्शन टायर मिलेगा आपको, 120 नहीं मिलेगा अगर आप रेट्रो के साथ जा रहे हैं। विच ब्रिंग्स अस टू द स्विच गियर एंड इंस्ट्रूमेंट कंसोल। अब स्विच गियर जो है ये बिल्कुल फेमिलियर है, आपने पहले भी देखा है, जैसा आपने क्लासिक 350 और मीटियोर में देखा था। यहाँ पर आपको इग्निशन और इंजन किल स्विच मिलता है। यहाँ पर हैज़र्ड का स्विच भी है जो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर एक USB सॉकेट भी आपको मिलता है। ये एक स्टैंडर्ड फिटमेंट है और ये एक एक्सेसरी नहीं है, ये एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये ट्रिपर जो यहाँ देख रहे हैं, ये जैसा कि दूसरी मोटरसाइकिल्स में भी केस है, ये एक स्टैंडर्ड फिटमेंट नहीं है, ये एक एक्सेसरी है। यहाँ पर अगर आप इंस्ट्रूमेंट कंसोल को देखें तो केवल स्पीडो नज़र आएगा, ऊपर किलोमीटर्स मार्किंग, नीचे माइल मार्किंग, और जो बेसिक चीज़ें होती हैं सारी, गियर, टाइम, ट्रिप A, ट्रिप B प्लस ओडोमीटर प्लस फ्यूल ट्रिप, उसके साथ ही साथ यहाँ पर गियर इंडिकेटर भी है। सारी बेसिक चीज़ें यहाँ पर आपको मिलती हैं। अगर इंजन ज़्यादा हीटअप हो रहा है तो टेम्परेचर का भी वार्निंग आता है, बैटरी लो इंडिकेटर भी है, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिलती हैं। लेकिन यहाँ पर फ्यूल एफिशिएंसी से रिलेटेड चीज़ें जैसे कि एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी या फिर डिस्टेंस टू एम्प्टी आपको नज़र नहीं आता है। मेरे ख्याल से ये इंक्लूड करना चाहिए था, और चाहे तो रॉयल एनफील्ड इस चीज़ को इंक्लूड कर सकता है यहाँ पर, लेकिन नहीं करते हैं क्योंकि वो लोग वो फ्यूल एफिशिएंसी वाले गेम में घुसना नहीं चाहते हैं। तो ये एक और ज़रूरी बात। उसके अलावा इंजन जो है ऑल ब्लैक है। यहाँ पर अगर आप इसका कलर देखेंगे तो इंजन पूरी तरह से ब्लैक है, ये भी एक विशेषता है। अब एयर बॉक्स जो है और एयर फिल्टर जो है इसे भी चेंज करना पड़ा रॉयल एनफील्ड को, बिकॉज ये शैसी को ज़रा ज़्यादा कॉम्पैक्ट करना चाह रहे थे और नए शैसी के साथ में उसे फिट करना डिफ़िकल्ट था, तो यहाँ पर एयर बॉक्स और एयर फिल्टर भी चेंज किया गया है। स्विंग आर्म जो है ये पहले जैसा ही है, और व्हील बेस की अगर आप बात करें तो क्लियरली अगर रेक शार्पर है तो व्हील बेस जो है ये शॉर्ट हुआ है। यहाँ पर 1370 mm का व्हील बेस है, क्लासिक में 1390 mm है, और मीटियोर में 1400 mm का व्हील बेस है। तो ये है व्हील बेस का डिफरेंस। अब अगर आप देखना चाहते हैं कि इसका हॉर्न कैसा साउंड करता है तो मैं आपको बजा के दिखा देता हूँ, और उसके साथ ही इसका एग्जॉस्ट कैसा साउंड करता है वो भी सुन लीजिए। एग्जॉस्ट के लिए ऑब्वियसली ये शॉर्ट एग्जॉस्ट है, तो यहाँ पर जो साउंड है वो भी एक सिग्नेचर साउंड होना चाहिए। आप रॉयल एनफील्ड के साउंड को बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। यहाँ पर वही कैरेक्टरिस्टिक बीट है, लेकिन जैसा कि मीटियोर और क्लासिक में भी एक डिफरेंस था, यहाँ पर भी इसका एक अपना नोट है। तो आप सुनिए और मुझे ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा। अब ये टैंक का जो शेप है इसके बारे में मैंने आपको अपनी टिप्पणी दी। 13 लीटर्स का फ्यूल टैंक है और हिंज टाइप है। फ्यूल एफिशिएंसी अच्छी होनी चाहिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चलाने के बाद में भी यहाँ पर फ्यूल हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। चाबी कुछ इस तरह से नज़र आती है,
वेव बाइट की है यहाँ पर, और ये इग्निशन स्लॉट यहाँ पर है। ये आई बटन जो आप देख रहे हैं ये यहाँ पर टॉगल करने के लिए है। सीट शॉर्ट है, अगर आप इस सेगमेंट में देखें तो सबसे ज़्यादा लंबी सीट नहीं है, कॉम्पैक्ट बाइक है। और पीछे लाइट भी जो आप ये देख रहे हैं ये टेल लैंप है, यहाँ पर मेन टेल लैंप एलईडी है और बाकी दोनों जो ब्लिंकर्स हैं बल्ब्स हैं। अगर आप रेट्रो के साथ जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये एक नॉर्मल बल्ब यूनिट मिलेगी। पीछे वाला फेंडर भी प्लास्टिक है। सीट जैसा मैं आपको बता रहा था बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होगी अगर आप 2 लोगों को बिठा करके लंबे डिस्टेंस के लिए जा रहे हैं। बैठ सकते हैं मीडियम डिस्टेंस के लिए, अनयूजेबल नहीं है और हाइट भी कम है, तो लेडीज़ के लिए भी यहाँ पर बैठना काफ़ी आसान है। फुट रेस्ट भी सही जगह पर है। यहाँ पर आपको एक काफ़ी अच्छा प्रोटेक्शन भी मिलता है हीट से, यहाँ पर और यहाँ पर, सो दैट आपका जो शू है वो जले ना। इसे मनूवर करना भी जैसा मैंने आपको बताया काफ़ी इजी है। ग्रैब रेल काफ़ी फंक्शनल है और यहाँ पर ये प्लास्टिक की ग्रैब रेल आपको मिलती है 2 पीस। अगर आप रेट्रो के साथ जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक सिंगल पीस मेटल ग्रैब रेल मिलेगी। अब सस्पेंशन जो है जैसा मैं आपको बता रहा था कि काफ़ी फर्म है लेकिन अनकंफर्टेबल नहीं है। अनलेस आप बहुत स्लो स्पीड्स पर बहुत ख़राब रास्तों पे जाएंगे तो आपको वर्टिकल मूवमेंट ज़्यादा महसूस नहीं होगा। और ये सस्पेंशन सेटअप बहुत ही ब्यूटीफुली सेटअप हुआ है। कल काफ़ी जगह ऐसा भी हुआ जहाँ पर एयर टाइम मिला, गाड़ी हवा में भी थी कुछ वक्त, और लैंड करने पर जो एक स्टेबिलिटी का एहसास आपको होता है, शैसी जो है वो फ्लेक्स नहीं करता है, सस्पेंशन वॉबल नहीं करता है, वो सारी चीज़ें जो हैं आपको बड़ा कॉन्फिडेंस देती हैं। तो उस लिहाज से ये जो सेटअप है ये काफ़ी खूबसूरती से किया गया है। गियर शिफ्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं अगर मैं रॉयल एनफील्ड की पुरानी मोटरसाइकिल से कंपेयर करूं तो। और इनफैक्ट मुझे कल मीटियोर और क्लासिक के मुकाबले भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट लगा। फर्स्ट और सेकंड गियर्स के बीच में कभी कभार मुझे ऐसा लगा कि ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ रहा था, बट उसके अलावा जो 4th से 3rd में डाउन शिफ्ट में मुझे क्लासिक में दिक्कत आ रही थी वो दिक्कत मुझे यहाँ बिल्कुल भी नहीं आई, और एक बार भी मुझे फॉल्स न्यूट्रल्स महसूस नहीं हुए। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़बरदस्त हैं। ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है वो इम्प्रूव होता जा रहा है मेरे ख्याल से हर एक आने वाले मॉडल के साथ में। कुछ चीज़ें जो मुझे नापसंद हैं, ये मिरर्स मेरे ख्याल से ज़्यादा वाइड हो सकते थे। ये थोड़ा वाइब्रेट करते हैं लेकिन काफ़ी सॉलिड हैं। पहले वाली आरी मोटरसाइकिल में जिस तरह से ये वापस फ्लिप होकर के यूज़लेस हो जाते थे वैसा नहीं है, काफ़ी स्टडी हैं लेकिन वाइड ज़्यादा डेफिनेटली हो सकते थे। इसके अलावा जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो शैसी है इंजन से ज़्यादा सुपीरियर है। तो हालांकि एक बहुत अच्छी मोटरसाइकिल है लेकिन क्या ये सबसे ज़्यादा स्पोर्टी मोटरसाइकिल है, ऐसा मैं नहीं कह सकता। अगर आप प्योरली कॉर्नर कार्विंग के पर्पज़ से गाड़ी लेना चाहते हैं तो इससे ज़्यादा बेटर मोटरसाइकिल्स हैं मार्केट के अंदर, लेकिन फ्रॉम एन आरी पर्सपेक्टिव आपने अभी तक जो भी एक्सपीरियंस किया है उसके हिसाब से ये मोटरसाइकिल ज़्यादा बेहतर है। ब्रेक्स बहुत ही रिलायबल हैं। कल सिटी में चलाते वक्त आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कोई सडनली सामने ना आ जाए, और कई बार जो सरप्राइज़ एलिमेंट है उसे टैकल करते वक्त मोटरसाइकिल ने जिस तरह की ब्रेकिंग अपनी दिखाई वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। अगेन इन तीनों मोटरसाइकिल्स में मुझे इसकी ब्रेकिंग शार्पेस्ट लगी। उसमें जो टायर्स हैं उसका भी बड़ा योगदान है, और तीनों में इसके टायर्स सबसे अच्छे होने के कारण इसकी ब्रेकिंग भी तीनों मोटरसाइकिल्स में सबसे ज़्यादा अच्छी है। तो ये भी एक काफ़ी बढ़िया बात है। इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है ये भी काफ़ी लो है, तो वो भी इसका जो डायनामिक एबिलिटी है उसे काफ़ी एनहांस करता है। तो चलाने में आपको और ज़्यादा मज़ा आता है, गाड़ी कंट्रोल में लगती है, एकदम सड़क को पकड़ करके चल रही है ऐसा लगता है। तो ये सारी चीज़ें पॉजिटिव्स में ही है। नेगेटिव्स की भी जो बात कर रहा था, मेरे ख्याल से इंजन और ज़्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड हो सकता था इस तरह की एक मोटरसाइकिल के लिए। हालांकि वो इंजन यूनिट सेम है, बट जब आप देखते हैं कि ये मोटरसाइकिल क्या क्या कर रही है उस लिहाज से इनिशियली जो आप एक परफॉर्मेंस ऑफ द ब्लॉक एक्सपीरियंस करना चाहते हैं उसमें कहीं ना कहीं आपको ज़रा कमी लगती है। तो ये मिरर ज़रा बेहतर हो सकते थे। स्टैंडर्ड फिटमेंट में यहाँ पर एक विंडशील्ड ना होना इज़ ओके, बिकॉज बहुत सारे नेकेड मोटरसाइकिल्स आते हैं। यहाँ पर आपके पास एक एक्सेसरी के तौर पर विंडशील्ड अवेलेबल है, आप चाहें तो ले सकते हैं। ओवरऑल यहाँ पर रॉयल एनफील्ड ने जो अचीव करने की कोशिश करी है उसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी है, और मेरे ख्याल से अगर आप एक इस तरह की मोटरसाइकिल चाह रहे थे तो आपको ये काफ़ी सेटिस्फाई करेगी। कुछ चीज़ें जो दूसरी मोटरसाइकिल्स में आती हैं यहाँ पर भी होनी चाहिए मेरे ख्याल से। स्लिप एंड असिस्ट क्लच यहाँ पर होना चाहिए। ऑल्दो पावर बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर आप वाकई में इसे फास्ट चलाना चाहते हैं तो वो एक ऐसी फीचर है जो दूसरी गाड़ियों में अवेलेबल है। बट अगेन रॉयल एनफील्ड एक ऐसी बाइक मेकर कंपनी है जो कि कंपटीशन में ज़्यादा विश्वास नहीं रखती है, वो लोग खुद एक अपने जोन में चलते हैं। तो उस लिहाज से यहाँ पर जो कुछ भी है वो अच्छा है। नापसंद की बात मैं अगर करूँ तो ये स्विच गियर जो है दिस इज़ नॉट टू माई एग्जैक्ट चॉइस। आई थिंक ट्रेडिशनली जो
पुराने कंट्रोल से वही ज़्यादा बेहतर मुझे लगते हैं। तो ये भी एक ऐसी चीज़ है जो कि अच्छे से बनाई गई है, काफ़ी वेल मेड है, लेकिन नॉट टू माय टेस्ट। बट ओवरऑल जो तीनों मोटरसाइकिल्स हैं यहाँ पर, उनमें मुझे ये सबसे ज़्यादा बेहतर लगी। एक और सवाल जो आप में से बहुत सारे लोग पूछते हैं वो ये होता है कि यहाँ पर मेन स्टैंड है कि नहीं। तो यहाँ पर मेन स्टैंड आपको मिलता है बिल्कुल, और उम्मीद करता हूँ कि ये जो बेसिक सवाल थे आपके इस बाइक से रिलेटेड सारे, उनके जवाब आपको मिल सके। अब ये रिव्यू खत्म करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मेट्रो और रेट्रो वेरिएंट्स में फ़र्क क्या क्या है। मेट्रो में आपको 6 कलर्स मिलते हैं, रेट्रो में 2 कलर्स मिलते हैं। मेट्रो में डुअल चैनल ABS, रेट्रो में सिंगल चैनल ABS। मेट्रो में आपको मिलते हैं अलॉयज़, रेट्रो में स्पोक्स। मेट्रो में LED टेल लैम्प्स, रेट्रो में बल्ब। मेट्रो में 110 फ्रंट, 140 सेक्शन रियर टायर। रेट्रो में 100 एंड 120। मेट्रो में रियर डिस्क। रेट्रो में ड्रम। मेट्रो में आपको मिलती है डुअल पीस ग्रैब रेल, और रेट्रो में आपको मिलता है मेटालिक ट्यूबुलर ग्रैब रेल। और इंस्ट्रूमेंट कंसोल डिजिटल मिलेगा आपको मेट्रो में, और रेट्रो में मिलेगा एनालॉग। अब हम लोग बात कर लेते हैं कलर्स की। और कलर्स जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ पर आपको मेट्रो में मिलते हैं 6 कलर्स और रेट्रो में 2 कलर्स। मेट्रो में काफ़ी सारे स्टाइल्स हैं और रेट्रो में आपको सॉलिड स्टाइलिंग मिलती है विद बेसिक रॉयल एनफील्ड की ब्रांडिंग। वहाँ पर यानी कि रेट्रो में सिर्फ 2 कलर्स हैं, वाइट और ब्लैक, और 6 कलर्स जो मेट्रो में है वो काफ़ी अलग अलग किस्म के हैं। तो ज़रा देखते हैं कलर्स क्या हैं। ये जो स्कीम यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये कलर जो है रेबल ब्लू है, और इस कलर स्कीम में आपके पास रेबल ब्लू और रेबल रेड 2 कलर्स हैं, जहाँ पर आपको ये रॉयल लिखा हुआ नज़र आएगा। इसके साथ ही रेबल ब्लैक और डैपर ग्रे में आपको RO लिखा हुआ नज़र आएगा। उस तरह की एक ब्रांडिंग नज़र आएगी। डैपर ऐश जो ग्रे कलर है, वहाँ पर एक अलग ही किस्म की ब्रांडिंग है। वहाँ पर यहाँ आपको एक स्मॉल RE ब्रांडिंग मिलेगी, और ये जो एरिया है यहाँ पर आपको 3 वर्टिकल लाइंस मिलेगी, वो एक अलग कलर स्कीम है। और इसके अलावा एक और यूनिक जो कलर है वो है डैपर वाइट, जहाँ पर आपको यहाँ पर लिखा हुआ नज़र आएगा RIDE राइड विद रॉयल एनफील्ड ब्रांडिंग। अब अगर इस गाड़ी के डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो होंडा CB350 RS इसका बड़ा ही डायरेक्ट सा कॉम्पिटिटर है। ESD की जो रोडस्टर है वो भी एक डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है। जावा की 42 भी कहीं ना कहीं इसके नज़दीक आती है, लेकिन एग्जैक्ट डायरेक्ट कॉम्पिटिटर नहीं है। TVS की जो नई रॉनिन आई है वो भी एक लो कॉस्ट ऑल्टरनेटिव हो सकता है इस तरह की मोटरसाइकिल का, लेकिन रॉयल एनफील्ड चाहने वाला शायद रॉयल एनफील्ड ही लेगा। लेकिन रॉनिन भी कहीं ना कहीं इस तरह के टेम्पलेट पर आधारित है। कीमतें इन सब मोटरसाइकिल्स की अलग अलग हैं। ESD स्क्रैम्बलर भी जो है, अगर आप बात करें तो एक इसका ऑल्टरनेटिव बन सकती है। हम लोग कीमतों की अगर बात करें तो 350 RS जो होंडा की है वो है 2 लाख रुपीज़ की। ESD स्क्रैम्बलर जो है 2.08 से 2.14 लाख रुपीज़ तक जाती है। जावा 42 1.94 लाख रुपीज़ की है। और अगर आप रॉनिन की बात करें, जो कि एक सेगमेंट लोअर है, पावर में कम नहीं है लेकिन सेम CC नहीं है, तो वो ज़रा किफ़ायती है। 1.7 लाख रुपीज़ में वो आपको पड़ती है। हंटर का रेट्रो वेरिएंट जो है वो है 1.49 लाख रुपीज़ का। यहाँ पर डैपर सीरीज़ 1.63 लाख रुपीज़ की और रेबल सीरीज़ 1.68 लाख रुपीज़ की है। और इन कीमतों पर नई हंटर 350 का कोई मुकाबला नहीं है। तो आप इस मोटरसाइकिल को बिल्कुल निश्चिंत होकर के ख़रीद सकते हैं। अगर आपको ये मोटरसाइकिल पसंद है तो इस कीमत पर ये बहुत ही अच्छी वैल्यू फॉर मनी मोटरसाइकिल है। तो दोस्तों, ये था हमारा बहुत ही विस्तृत रिव्यू नई रॉयल एनफील्ड हंटर 350 का। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया। जिन सवालों के जवाब आपको कहीं और नहीं मिले होंगे, शायद यहाँ मिले होंगे। हम बड़े ही डिटेल्ड रिव्यूज़ करते हैं। जो लोग ज़्यादा ज़ोर से बोलने में यकीन करते हैं, हम उसमें यकीन नहीं करते हैं। अगर आपको अच्छी क्वालिटी का कंटेंट पसंद है तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मोटरॉइड्स को। अगर आपके दोस्तों को इस गाड़ी के बारे में पूरी तरह से जानना है तो उन्हें इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। हम लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हैं, वहाँ भी हमें आप फॉलो कर सकते हैं। और इसी तरह के क्वालिटी कंटेंट के साथ आगे भी मैं आपके सामने प्रस्तुत होता रहूँगा। मेरा नाम है अमित, आप देख रहे थे मोटरॉइड्स। अगली बार तक के लिए अलविदा। रेव हार्ड, रेव फ्री एंड राइड सेफ।